क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से देश के लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की गई है और इसमें से 10 क्रिटिकल मिनरल्स पर हम पूरी तरह से चाइना पर निर्भर हैं। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए सिचुएशन वर्तमान समय में खासतौर पर दुर्लभ खनिजों के मामले में, महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में काफी चिंतापूर्ण है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में सरकार ने एक नए मिशन की शुरुआत की है। इस पूरी वीडियो में आज हम इसी पूरे मिशन पर बात करेंगे और क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले खबर पे बात करेंगे, खबर को थोड़ा सा और समझेंगे, फिर जो हमारा नया मिशन शुरू किया गया है उस नए मिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उस मिशन का बजटीय आवंटन कैसा है, उस मिशन से और जुड़ी क्या विशेषताएं हैं उन पर बात करेंगे। फिर ये जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, यहाँ पर बाहरी वित्त पोषण की भी बात की गई है। फिर एक राइज नाम से स्कीम है, ये स्कीम भी चर्चा में आती है, इसको भी देखेंगे। फिर आपका मिनरल रिसाइकलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चर्चा में आता है। तो मिनरल रिसाइकलिंग क्या होती है और सरकार मिनरल रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रही है उसको भी समझेंगे। फिर क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स पर बात करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसके संसाधन और गवर्नमेंट पॉलिसीज के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर के बारे में। तो खबर हमारी यही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण मिशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCMM की शुरुआत जो है की है। इसको मंजूरी यहां पर प्रदान की गई है। NCMM के लिए 7 वर्षों का कार्यकाल होने वाला है, यानी कि जो पूरा मिशन है 7 वर्षों तक संचालित होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका जो टोटल बजट है वो 16,300 करोड़ रुपए के आसपास होने वाला है। तो क्या 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं मिशन के बारे में। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के मिशन है, 7 सालों तक आयोजित किया जाएगा, 7 सालों तक संचालित होगा और ओवरऑल मिशन में आपका 16,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो आपको देखने को मिलने वाला है। 16,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो भारत के पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं वो भी सरकार को 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश राशि प्रदान करेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि PSU जो है भारत के वो भी इस योजना में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल हमने सबसे पहले यहाँ पर मिशन की बात की कि मिशन की खबर क्या है उसको हमने समझा। अब बजटीय आवंटन किस तरह का रहने वाला है उसकी यदि आप बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट जो है उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मिशन का लक्ष्य है कि 2030-2031 तक 1200 घरेलू महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को शुरू किया जा सके, उनको लागू किया जा सके। तो टोटल यहां पर टारगेट यही है कि टोटल हम 1200 योजनाएं जो हैं इनको शुरू कर सकें। इसमें से 1200 योजनाओं में से लक्ष्य हमारा यह है कि 2030-31 तक 1200 योजनाओं के माध्यम से 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज जो हैं उनके ब्लॉक्स को नीलाम किया जाए, उनके ब्लॉक्स को जो है उनकी नीलामी की जाए, यानी कि ओवरऑल जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको भारत में उनको इस्तेमाल किया जाए, उनकी रिसर्च की जाए, उन पर खोज की जाए, उनका अन्वेषण किया जाए और फिर उनकी प्रोसेसिंग की जाए। इसके लिए इस पूरे मिशन की शुरुआत की गई है। NCMM को एक सशक्त समिति द्वारा समन्वित किया जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक हाई पावर्ड कमेटी यहां पर बनाई जाएगी और ये जो हाई पावर्ड कमेटी है ये किसकी अध्यक्षता में काम करेगी, ये काम करेगी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सरकार योजना लेकर के आई है ये योजना संचालित की जाएगी एक हाई पावर्ड कमेटी द्वारा और इस कमेटी की जो कमान है वो भारत के कैबिनेट सचिव के पास मौजूद होगी। तो ये हमने कैबिनेट सचिव की बात की। अब एक सवाल आपके लिए यहां पर है और सवाल ये है कि भारत के जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति पर अंतिम मंजूरी कौन देता है, कौन सी कमेटी देती है। इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा आपका एक ग्रुप है, एक कमेटी है जो इसको मंजूरी देती है, उउस कमेटी का नाम क्या है, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मौजूदा स्थिति की यदि आप बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले 3 सालों में भारत में तकरीबन 368 अन्वेषण मिशन जो हैं वो संचालित किए हैं, जिसके माध्यम से 195 परियोजनाओं में 195 परियोजनाएं जो है वर्तमान समय में संचालित की जा रही हैं और 24 महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉक जो हैं वो यहां पर अब तक नीलाम किए गए हैं। तो ये वर्तमान समय की सिचुएशन है और सरकार का टारगेट क्या है। अभी हमने शुरू की हैं 368 परियोजनाएं, जिसमें से 195 परियोजनाएं जो हैं
वो संचालित हैं और सरकार का टारगेट है कि अगले 7 सालों में हम 1200 परियोजनाओं को लागू कर सकें, 1200 परियोजनाओं को संचालित कर सकें। और अभी हमारे जो खनिज ब्लॉक्स हैं वो 24 हैं, इनको बढ़ा करके 100 किया जाए। तो ये ओवरऑल आपका टारगेट है जो कि सरकार ने इस योजना के तहत निर्धारित किया है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, खबर पर और डिस्कशन करने से पहले एक सूचना आपके लिए है। सूचना ये है कि हमारा नोएडा वाला जो कैंपस है वहां पर नए जो बैच हैं उनकी शुरुआत हो रही है। हिंदी माध्यम का जो नया बैच है वो आपका 21 फरवरी से शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का जो नया बैच है वो 17 फरवरी से शुरू होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर को नोट कर लीजिए 8750187501। और ये नंबर न केवल आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी दे सकता है, बल्कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी को लेकर के कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, तो आप इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। आपको और ज्यादा विस्तार से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो ये ओवरऑल एक आपके लिए सूचना हुई। अब बढ़ा जाए आगे, बातचीत करते हैं मिशन के उद्देश्य का। तो मिशन उद्देश्य हम लगभग देख चुके हैं, कुछ पढ़ लिया जाए यहाँ पर कि भारत के महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखला यानी आपूर्ति श्रृंखला जो है हमारी, या सप्लाई चेन जो है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी, नियामक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित यहाँ पर किया जाएगा। तो एक पॉइंट जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये जो सरकार की तरफ से नेशनल क्रिटिकल मिशन की शुरुआत की गई है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की जो शुरुआत की गई थी, ये मिशन जो है न केवल घरेलू खनिज पर ध्यान देता है बल्कि विदेश में जो खनिज हैं उस पर भी ध्यान देता है। और आपको पता होगा कि विदेश में जो खनिज है उनको भारत में लाने के लिए, भारत में उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया है। उसका नाम क्या है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए उसका नाम आप याद कर लीजिए, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड उसका नाम है, काबिल इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो काबिल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सरकार ने बनाई है ताकि जो खनिज भारत के लिए महत्वपूर्ण है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी आपूर्ति भारत में बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों से उस खनिज को भारत में लाया जा सके। ये काम करता है कौन? काबिल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और कृषि क्षेत्रों का समर्थन भी जो है इस योजना के तहत किया जाएगा, इस मिशन के तहत किया जाएगा। इसके अलावा बाहरी वित्त पोषण पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। जैसे खनिज मंत्रालय ने विश्व बैंक की एक पहल है, वर्ल्ड बैंक की एक पहल है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है राइज। राइज की फुल फॉर्म एक बार दोबारा से आप याद रखें, राइज की फुल फॉर्म है रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट। तो ये क्या है? राइज पहल है। और राइज पहल किसने शुरू की है? राइज पहल शुरू की गई है विश्व बैंक की तरफ से। तो विश्व बैंक ने इस पहल की शुरुआत की है और हमारा जो खनिज मंत्रालय है उसका कहना है कि इस पूरी विश्व बैंक की पहल के माध्यम से भी भारत की इस योजना को वित्त पोषित किया जाएगा। इसके वित्त पोषण का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। यानी कि मतलब इसका यह हुआ कि विश्व बैंक की जो पहल है उसके माध्यम से भारत को पैसे प्राप्त होंगे, भारत को फंडिंग प्राप्त होगी, ताकि भारत जो है अपने क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल्स को और ज्यादा बेहतर ढंग से प्राप्त कर सके। तो इसके लिए वित्त मंत्रालय ने, जो आपका खनिज मंत्रालय है, जो माइन एंड माइनिंग मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा फरवरी 2024 तक राइज पहल में 50 मिलियन का प्रारंभिक योगदान आपको अब तक देखने को मिला है। इसमें जापान ने तकरीबन $25 मिलियन का योगदान दिया है। और भी बहुत सारे देश हैं जैसे कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, कोरिया है, यूके है, इन्होंने भी राइज पहल में जो है आपका योगदान दिया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये जो तमाम देश हैं, ये तमाम देश विश्व बैंक को पैसा क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? तो अगर आपने मिनरल डिप्लोमेसी के बारे में कभी सुना हो या सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव के बारे में आपने सुना हो, तो ये तमाम वो इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि चाइना की जो ओवरऑल पकड़ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में, उस पकड़ को कमजोर किया जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना जो अपनी पकड़ का इस्तेमाल करता है अलग अलग देशों को अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी डिप्लोमेसी को लागू करने के लिए, जिस तरह से चाइना अपनी डिप्लोमेसी में एनर्जी टूल का इस्तेमाल करता है या क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे आप देखेंगे जब भी चाइना को किसी देश पर प्रतिबंध लगाने होते हैं तो चाइना उस देश में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को रोक देता है। हाल ही में चाइना ने जो है अमेरिका के साथ भी ऐसा किया है, चाइना ने जापान के साथ भी ऐसा किया था, चाइना ने साउथ कोरिया के साथ भी ऐसा किया था। तो चाइना की ये जो पकड़ है, चाइना का ये जो प्रभुत्व है अंतर्राष्ट्रीय खनिज के मामले में, उस प्रभुत्व को कम करने के लिए, उस पकड़ को कम करने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, इसीलिए यहाँ पर राइज पहल की भी शुरुआत की गई है। तो ये पॉइंट आपको जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं।
अब एक कॉन्सेप्ट आता है खनिज पुनर्चक्रण का। खनिज पुनर्चक्रण का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले पुनर्चक्रण शब्द को अगर हम समझें, रिसाइकलिंग का क्या मतलब है? रिसाइकलिंग का सिंपल सा मतलब यह है कि जो चीज एक बार इस्तेमाल हो चुकी है उसमें थोड़े से बदलाव किए जाएं और उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाए। अब आप इसको लगा करके देखिए मिनरल्स के मामले में। मिनरल्स के मामले में मिनरल रिसाइकलिंग का मतलब यह होता है कि जो मिनरल्स पहले से इस्तेमाल किए जा चुके हैं उन मिनरल्स को प्रोसेस करके दोबारा उनको इस्तेमाल करना। अब इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, एप्लीकेशन लेवल पर लागू करके देखिए। तो दरअसल होता क्या है कि जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स क्या हैं आपके, लिमिटेड हैं। मिनरल्स की जो मात्रा है वो आपकी काफी ज्यादा लिमिटेड है। अब ये जो लिमिटेड मिनरल्स हैं आपको लेकिन इन मिनरल्स को इस्तेमाल करने की जो हमारी जरूरतें हैं, हमारी जो डिमांड है वो तो लिमिटेड नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है। तो अब यहां पर एक समय तो ऐसा आएगा ही जब हम सारे मिनरल्स इस्तेमाल कर लेंगे। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आता है और वो ये नया कॉन्सेप्ट है मिनरल रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट। दरअसल होता क्या है कि जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझें, एक सोलर पैनल है। सोलर पैनल को बनाने के लिए मान लीजिए बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। अब एक सोलर पैनल का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन आपका 10 से 15 साल के बीच में रहता है। अब मान लीजिए आपने आप या किसी कंपनी ने कोई सोलर पैनल बनाया, 10 से 15 साल तक उसका इस्तेमाल किया गया, इसमें बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद हैं और फिर इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब आप सोच करके देखिए कि ये तो कूड़े में चला गया, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि हम इसको प्राप्त करते, इसको रिसाइकल करते और रिसाइकल करने के बाद इस पूरे सोलर पैनल में जो मिनरल्स मौजूद हैं, कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं जहां पे इनको इनको बनाया जहां पर इनको इस्तेमाल किया गया है, उन मिनरल्स को वापस निकाला जाए और निकालने के बाद उनको प्रोसेस करके जो है दोबारा से हम किसी और पैनल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मिनरल रिसाइकलिंग। सरकार जो है मिनरल रिसाइकलिंग पर काफी ज्यादा जोर दे रही है। अगर डेटा की हम बात करें तो सरकार जैसा कि सरकार ने बताया है कि मिनरल या खनिज पुनर्चक्रण पायलट परियोजना की जो है सरकार की तरफ से शुरुआत की गई है और इसको शुरू किया गया है पीएलआई योजना के तहत, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के तहत। सरकार का टारगेट यह है कि 400 किलो टन पुनर्चक्रित सामग्री के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना जो है सरकार बनाने वाली है। योजना का विकास वित्त मंत्रालय के तहत परामर्श के साथ किया जाएगा। अतिरिक्त उपाय देखें अगर आप, सरकार और क्या क्या प्रयास कर रही है, तो सरकार की तरफ से खनिज प्रसंस्करण के लिए 4 पार्क जो है वो भारत में स्थापित करने की बात की जा रही है। महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए अलग से सरकार दिशा निर्देश तैयार कर रही, गाइडलाइंस तैयार कर रही है, ताकि जो आपकी कंपनियां हैं उनको ये निर्देश दिए जा सकें कि किस तरह से वो क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकिल करेंगे, ताकि भारत के विशाल और अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र को सुव्यवस्थित किया जा सके। यानी कि अभी भी हमारे देश में एक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री मौजूद है, लेकिन वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अनौपचारिक लेवल पे काम करती है। तो सरकार अब नई गाइडलाइंस लाने पर बात कर रही है ताकि उसको औपचारिक किया जा सके, उसको ऑर्गेनाइज और संगठित किया जा सके। तो ये ओवरऑल खनिज पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो हैं उन पर हमने बात की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रयास हमने देखे। अब अंत में बात कर लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं एक बार उसको अगर आप देखें, अब तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो किसी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मिनरल्स की अगर आप बात करें, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आपका प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल एलिमेंट होते हैं जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है, जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं। जैसे आपका वोल्केनिज्म से कोई मिनरल बन सकता है और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे आपका मिनरल्स जो हैं बन सकते हैं। एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, एक इनका केमिकल कंपोजिशन होता है और कुछ भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और यही फिजिकल प्रॉपर्टीज इन मिनरल्स को काफी इंपॉर्टेंट बनाती हैं। और यही फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, ये इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बल पर आज हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर पाए हैं। इसी वजह से जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो किसी देश की इकोनॉमी के लिए, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए, किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये हमने क्रिटिकल मिनरल्स की बात की। अब क्रिटिकल मिनरल्स के साथ समस्या ये होती है कि सबसे पहले तो इनकी जो उपलब्धता है वो बहुत कम है, इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, और दूसरी समस्या ये है कि इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, इनका जो निष्कर्षण है, इनकी जो प्रोसेसिंग है वो भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये होते हैं आपके क्रिटिकल मिनरल्स। हमने बात की थी कि सरकार की तरफ से भारत में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान जो है वो की गई है। इसमें हमने ये भी देखा था कि इसमें से 10 क्रिटिकल मिनरल्स आपके ऐसे हैं जिन पर भारत जो है वो पूरी तरह से चाइना पर निर्भर है, और इसमें से 6 क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जिसमें भारत 40% से ज्यादा जो आयात है वो केवल और केवल चाइना से करता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर मेंस के एग्जाम में इसको लेकर के कोई भी आपका क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के या चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी को लेकर के कोई सवाल आता है तो वहां पर आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि भारत 30 में से 10 क्रिटिकल मिनरल्स पर अपनी 10 क्रिटिकल मिनरल्स पर अपनी जरूरतों के लिए
चाइना पर निर्भर है, जिसमें से 6 ऐसे हैं जिसमें 40% से ज्यादा जो निर्भरता है वो चाइना पर है। इसके अलावा हमने कंपनी की बात की थी, कंपनी का नाम था खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल। इस कंपनी को भारत में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा गठित किया गया है। तो ये ओवरऑल हमने क्रिटिकल मिनरल्स की बात की। अब एक लिस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। बहुत सारे मिनरल्स आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे कैडमम है, बिस्मुथ है। बिस्मुथ की अगर आप बात करें, ये वो क्रिटिकल मिनरल है जिस पर हम जिसको लेकर के हम चाइना पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। 88% हमारे जो आयात है, 88% जो हम मंगाते हैं बाहर से, वो अकेले चाइना से आता है बिस्मुथ के मामले में। बिस्मुथ है, इसके अलावा कॉपर है, गैलियम है, ग्रेफाइट आपको मिल जाएगा, इंडियम है, लिथियम। लिथियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिथियम का इस्तेमाल जो है बहुत सारी चीजों में किया जाता है। लिथियम आयरन बैटरी में किया जाता है, सोलर पैनल्स बनाने में आप लिथियम का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। तो लिथियम आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे निकल है, प्लेटिनियम है, पलेडियम है, रोडीनियम है, इसके अलावा ओस्मियम है, फॉस्फोरस है, पोटाश है। बहुत सारे मिनरल्स, आपको टोटल 30 मिनरल्स की जो लिस्ट है वो यहाँ मिल जाएगी। आप इसको एक बार देख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। टाइटेनियम है, इसके अलावा टंगस्टन है, वलेडियम है, वलेडियम बीते दिनों भारत में खोजा गया था। इसके अलावा टेंटलियम है, इसके अलावा सिलिकन है। तो बहुत सारे मिनरल्स आपको यहाँ पर इस पूरी सूची में मिल जाएंगे। चलिए अब अंत में यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है और एक सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही विश्व बैंक की राइज पहल किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी खनिज आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सुधार और ऑप्शन डी शिक्षा क्षेत्र सुधार। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व बैंक की राइज पहल जो है वो किस विषय से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।